हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, आज ये तीसरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके पहले आपने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि प्लांट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से जनन होता है। इस चैप्टर में आपको ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि मानव में, मनुष्य में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन अर्थात जनन होता है। देखिए, आपको ये पता होगा कि मानव जो है अर्थात मनुष्य में, मानव में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, मनुष्य में, मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में जो है किसकी आवश्यकता होती है, इनमें जो है 2 विपरीत जनकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनक कौन होते हैं, एक होगा जो है नर जनक और एक होगा मादा यानी कि फीमेल और मेल। ठीक है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। और जो नर जनक होता है, मेल जो होता है, उससे मेल युग्मक, मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक। ठीक है, और फीमेल से जो है फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट जो है ये विकसित होकर के किसका निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का अर्थात भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो है कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें जो है 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर जनक और मादा जनक। नर जनक से जो है नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट बनते हैं और मादा जनक से मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट बनते हैं। दोनों के आपस में मिलने से यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के आपस में मिलने से युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो है विकसित होकर के एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से फिर जो है क्या बन जाता है, नया संतान बन जाता है। भ्रूण से क्या बनता है, नया संतान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नर होगा और मादा होगा, नर में जो है नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। तो ये नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक कहाँ पर बनते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है कि नर में जो है यानी कि मेल जो है, मेल में जो युग्मक बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, मेल के लैंगिक अंग में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं, मेल के लैंगिक अंग में बनते हैं यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, नर युग्मक जो है, नर युग्मक कहाँ बनते हैं, मेल के लैंगिक अंग अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। कौन चीज, नर युग्मक। यहाँ पे नर युग्मक जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक कहाँ बनता है, फीमेल के अर्थात मादा के लैंगिक अंग में। ठीक है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मादा में, नर में जो है नर युग्मक कहाँ बनता है, नर लैंगिक अंग में बनता है और मादा में मादा युग्मक कहाँ बनता है, मादा के लैंगिक अंग में बनता है। ठीक है, तो अब यही आपको लैंगिक अंग पढ़ने हैं कि मादा में जो है लैंगिक अंग क्या होता है और जनन जो है आपका नर में कौन सा लैंगिक अंग होता है। इसको आप नोट कर लेंगे पॉइंट वाइज। जो हमने बताया कि मादा में जो है लैंगिक जनन अंग होता है, इनमें जो है विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर जनक और मादा जनक।
नर जनक से नर युग्मक बनते हैं और मादा जनक से मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, नया संतान बनता है। उसके बाद नर युग्मक जो है नर लैंगिक अंग में अर्थात नर के लैंगिक अंग में बनता है और मादा युग्मक जो है मादा लैंगिक अंग अर्थात मादा के लैंगिक अंग में बनता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है लैंगिक अंग। तो देखिए अब जो है आपको पहले आप पढ़ेंगे नर जनन अंग तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, हेडिंग लिखेंगे आप। उसके बाद नर जनन अंग तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि नर जनन अंग तंत्र जो है नर जनन अंग तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राथमिक लैंगिक अंग अर्थात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद दूसरा है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग एसेसरी या जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, नर जनन अंग तंत्र जो है नर जनन अंग तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। अब जो है पहले आप हेडिंग लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, तो देखिए अब प्राथमिक लैंगिक अंग जो है ये क्या है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में आप लिखेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वह अंग होता है जिसमें शुक्राणुओं का, वह अंग होता है जिसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, वह अंग जिसमें शुक्राणुओं का, यानी कि वह अंग जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे हम कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। और नर में जो है नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, वृषण है अर्थात टेस्टिस है। ठीक है, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, वृषण है अर्थात टेस्टिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ना है आपको डिटेल किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग में कि प्राथमिक लैंगिक अंग वह अंग है जिसमें शुक्राणुओं का या स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद लिखेंगे कि प्राथमिक नर में जो है प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, वृषण है अर्थात टेस्टिस है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद आप टेस्टिस अर्थात वृषण। ठीक है, टेस्टिस अर्थात वृषण। तो इसमें जो है आपका ये जो टेस्टिस है ये जो है प्रत्येक मनुष्य में जो है एक जोड़ी टेस्टिस अर्थात वृषण पाया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक मनुष्य में जो है एक जोड़ी क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। और ये वृषण जो है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि वृषण जो है वृषण कोश, वृषण कहाँ पे स्थित होता है,
वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है ना, शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण जो है ये कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। और कितने वृषण होते हैं? एक जोड़ी, अर्थात 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, अर्थात एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये कहाँ स्थित होते हैं? ये वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वृषण जो है या टेस्टिस जो है ये शरीर के बाहर क्यों जो है स्थित होता है? तो इसका रीजन है, ये बाहर इसलिए स्थित होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृषण जो है, वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान, इसका तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक होता है। ठीक है ना, ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर जो है, इसका तापमान जो है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक होता है। क्यों ऐसा होना आवश्यक होता है? कम होना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि इसी तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव है। इसी तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये संभव है। ठीक है, कम तापमान पर ही शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो संभव है। तो इतना आपको आया होगा समझ में। आप नोट कर लीजिएगा कि वृषण जो है प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर या इसी तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है ये बना हुआ है एक वृषण कोश। ठीक है, और वृषण कोश के अंदर एक टेस्टिस ये और ये दूसरा टेस्टिस, यानी कि 2 क्या है? टेस्टिस है। यानी कि एक पेयर टेस्टिस जो है किसके अंदर उपस्थित है? वृषण कोश के अंदर उपस्थित है। वृषण कोश अर्थात जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम में अर्थात वृषण कोश में जो है एक जोड़ी वृषण पाई जाती है। ये फिगर आप बना लेंगे। इसके बाद जो है अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वृषण की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 है। तो अब ये इनका जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि एक वृषण की संरचना कैसी होती है, वो चीज यहाँ पे हम बनाने चल रहे हैं। इसको आप नोट करिएगा। अब आप हेडिंग लिख लेंगे वृषण कोश या वृषण की संरचना। वृषण कोश या जो है वृषण की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वृषण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम जो है एक वृषण का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक वृषण का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो वृषण होती है, यानी कि वृषण जो होता है, वृषण के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्रत्येक वृषण के अंदर जो है क्या पाई जाती हैं? इनके अंदर जो है
यहाँ पे 3 हमने बनाया हुआ है। ऐसे जो है इसमें एक वृषण की ये संरचना है, ठीक है ना। और प्रत्येक वृषण में जो है लगभग 200 यानी कि 250 की संख्या में जो है क्या पाए जाते हैं, वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ है अंदर इसके वृषणीय पिंडक। ये है वृषणीय पिंडक यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल। वृषणीय पिंडक, इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 250, ठीक है ना। इनकी संख्या जो है कितनी होती है, लगभग 250 होती है। और ऐसे ऐसे यहाँ पे 250 वृषणीय, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बना हुआ है, ऐसे ऐसे जो है एक वृषण में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं, वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में जो है, प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 2 से 3 जो है क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। इस तरीके से इसके अंदर जो है इस तरीके से ऐसे नलिकाएं पाई जाती हैं और इनकी संख्या होती है 2 से 3, ठीक है। सभी वृषणीय पिंडक में ऐसे पाए जाएंगे। यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, ये क्या है, ये है शुक्र जनक नलिका, ठीक है। इनकी संख्या होती है 2 से 3। इनकी संख्या जो है कितनी होती है, लगभग 2 से 3 होती है। और इसी में जो है जगह जगह पे आप देख रहे हैं जो नलिकाएं हैं, नलिकाओं के बाहर में ये जो जगह दिख रहा है, इस जगह में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस जगह में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लीडिग कोशिका। इसको हम कहते हैं लीडिग कोशिका, ठीक है। अंतराली कोशिकाएं या लीडिग कोशिका इसको हम कहते हैं। और इन लीडिग कोशिकाओं से किसका सिक्रीशन होता है, ये स्ट्रक्चर, ये जो लीडिग कोशिका है, लीडिग कोशिका से जो है किसका सिक्रीशन होता है, नर हार्मोन का स्रावन होता है। नर हार्मोन क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन या अन्य टेस्टोस्टेरॉन, या जो है अन्य एंड्रोजन, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, वृषण में आपने देखा कि वृषण जो है वृषण कोश के अंदर, शरीर के बाहर उपस्थित होता है। वृषण कोश में आपने देखा कि एक वृषण कोश में कितने, 2 जो है क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। अब ये संरचना में आप देखेंगे टेस्टिस की संरचना क्या होती है, तो इसमें आप लिखेंगे, इस संरचना को बनाएंगे। हमने जो है एक में बनाया है, आप तीनों में इसी प्रकार से बनाएंगे, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो उसके बाद ये फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं, वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 2 से 3 क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। 2 से 3 क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की, इसमें जो है 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। शुक्रजनक नलिका जो है, इसमें क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और दूसरा जो है, दूसरा है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका भी कह सकते हैं,
ठीक है, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो ये जो शुक्रजन कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका से जो है, ये शुक्रजन कोशिका से शुक्रजन कोशिका से ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो लीडिंग यानी कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं, ये क्या करती हैं, ये नर युग्मक अर्थात क्या है, शुक्राणु, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु को क्या प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, शुक्रजन कोशिका जो होती है, इससे क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, इस नर युग्मक अर्थात शुक्राणु को जो है क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं जो वृषणीय पिंडक में बाहर की तरफ यानी कि वृषणीय पिंडक में जो नलिकाएं पाई जा रही हैं, नलिकाओं के बाहर जो है क्या पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका से जो है नर हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लिखेंगे क्या, इसमें हेडिंग आपने लिखा वृषण कोश या वृषण कोश की वृषण की संरचना, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन कोशिका और लीडिंग कोशिका अर्थात लीडिंग सेल। शुक्रजन कोशिका जो है, शुक्रजन कोशिका से ही नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। और लीडिंग कोशिकाएं जो हैं, युग्मक जो है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद वृषणीय पिंडक में जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, उसके बाहर कुछ जो है कोशिकाएं उपस्थित होती हैं या एक प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है जिसे हम लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग सेल से क्या होता है, नर हार्मोन का स्रावन होता है अर्थात टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नर हार्मोन क्या है, नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे वृषण के वृषणीय पिंडक में। आपसे पूछा जाए कि जो है शुक्राणु जो है नर युग्मक का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जनरली आप बताएंगे टेस्टिस में, वृषण में। वृषण में कहाँ पर होता है, तो वृषण में आप देख रहे हैं कहाँ पर होता है, शुक्रजनक नलिका में होता है। वृषण में कहाँ होता है, वृषण में उपस्थित वृषणीय पिंडक के शुक्रजनक नलिका में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किससे जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है वृषण में उपस्थित वृषणीय पिंडक के शुक्रजनक नलिका में उपस्थित शुक्रजन कोशिका से होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण के बारे में। वृषण के बारे में बस इतना ही है। इसके बाद जो है हमने बताया दूसरा क्या है, दूसरा है सहायक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरा हमने क्या बताया, सहायक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग। तो देखिए सहायक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग जो है वो क्या है, दूसरा सहायक एवं द्वितीयक, हेडिंग लिखेंगे आप इसको, सहायक एवं द्वितीयक लैंगिक अंग अर्थात एसेसरी या जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग या जो है एसेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी या जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग जो है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है।
सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग को भी कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सहायक नलिकाएं। नंबर 1 है सहायक नलिकाएं अर्थात एसेसरी डक्ट्स। दूसरा जो है वो है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां अर्थात एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक ग्रंथियां अर्थात एसेसरी ग्लैंड्स। अब देखिए सहायक नलिकाएं जो हैं ये क्या क्या है। तो ये जो सहायक नलिकाएं हैं, सहायक नलिकाएं जो हैं, पहले तो है रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस। उसके बाद दूसरा है शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका। उसके बाद है अधिवृषण। अधिवृषण। फिर चौथा है शुक्र वाहिनी। चौथा है शुक्र वाहिनी। ठीक है, रीड टेस्टिस, ये आपको ये सीक्वेंस यही याद होना चाहिए। पहला क्या है सहायक नलिकाओं में, पहला है रीड टेस्टिस, दूसरा है शुक्रवाहिका। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वासा डिफरेंसिया। इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस। और शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में हम कहते हैं वास इफ्रेंस। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वास इफ्रेंस। ठीक है, सहायक नलिकाएं जो है कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी, पहले जो है रीड टेस्टिस सबसे पहला है, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है अधिवृषण और चौथा है शुक्रवाहिनी। ये सीक्वेंस आपको यही याद होना चाहिए जो सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा गया है। पहले जो है आपका रीड टेस्टिस, दूसरा जो है शुक्रवाहिका और तीसरा अधिवृषण और चौथा जो है शुक्रवाहिनी। इनका काम क्या होता है, ये जो सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक नलिकाएं क्या करती हैं, ये शुक्राणु को जो है, यानी कि ये सभी नलिकाएं जो है ये क्या करती हैं, ये शुक्राणु को वृषण से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये जो सहायक नलिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है, ये शुक्राणुओं को जो है वृषण से कहाँ तक पहुंचाते हैं, यूरेथ्रा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां क्या क्या है, तो सहायक ग्रंथियों में 3 आते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका प्रोस्टेट या शुक्राशय। पहले जो है शुक्राशय। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा जो है काउपर ग्रंथियां। ठीक है, सहायक ग्रंथियां जो है ये कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां। इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये ग्रंथियों से जो है कुछ जो है किसका, कुछ तरल पदार्थ का सिक्रीशन होता है। कुछ जो है तरल पदार्थ का स्रावण होता है। ठीक है, तो बस यही था आपका नर जनन अंग तंत्र। ये पूरा समाप्त हो गया। नर जनन अंग तंत्र में आपने देखा कि नर जनन अंग तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, प्राथमिक
लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में आपने क्या पढ़ा, वृषण पढ़ा, और द्वितीयक लैंगिक अंग में आपने देखा कि द्वितीयक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांटा गया है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाएं 4 है, कौन कौन है, रीढ़ टेस्टिस है, शुक्रवाहिका है, उसके बाद आदिवृषण है और शुक्रवाहिनी है। ग्रंथियां जो है, सहायक ग्रंथियां, इनका जो सहायक नलिकाएं हैं, इनका काम क्या होता है, ये शुक्राणुओं को वृषण से कहाँ तक पहुंचाती हैं, यूरेथ्रा तक पहुंचाती हैं। और जो सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और जो है क्या है, काउपर ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां को वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर ग्रंथियों को जो है वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। और इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये ग्रंथियां जो है कुछ तरल पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, कुछ तरल पदार्थ का या जो है लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप ये जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप जो है अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए इसे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।